हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। माइक्रो प्रोपिगेशन टेक्नोलॉजीज का नेक्स्ट लेक्चर है हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स ऑफ इन विट्रो कल्चर एंड माइक्रो प्रोपिगेशन। तो इसमें हम कृत्रिम संवर्धन व सूक्ष्म प्रवर्धन जो है इसके इतिहास के बारे में या हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्ट्स ने अपना क्या क्या योगदान जो है इनकी डिस्कवरी के अंदर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम संवर्धन का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ इन विट्रो कल्चर। तो इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम आता है हेबरलैंड। 1902 में इसने कहा था कि कायिक कोशिकाओं से भ्रूण का विकास संभव है। जो पौधे की सोमैटिक सेल्स होती हैं उनसे भ्रूण या एम्ब्रियो जो है उसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, ये विचार इसने कब दिया था? 1902 के अंदर दिया था। और इसने एक प्लांट लैमियम परपूरियम जो है उसकी परिपक्व पर्ण कोशिकाएं ली, है ना, मैच्योर लीफ सेल्स इसकी लेके, और साथ में ट्रेडस्केंशिया व पल्मोनेरिया जो है इसकी रोम सेल्स या हेयर सेल्स इसको बोल देते हैं, रूट हेयर सेल्स जो हैं उनको लेके 1 से 5% जो सुक्रोज युक्त नॉब का विलयन है, ठीक है, उसमें इसको संवर्धित करने का प्रयास किया या कल्चर करने का इसने ट्राई किया, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी इसने उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर टेक्निक की दिशा में एक कदम बढ़ाया। इसीलिए हेबरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है, या इसको क्या बोलते हैं, पादप उत्तक संवर्धन का जनक। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आपको ध्यान में रखने हैं रॉबिन्स एंड कोटे। 1922 में इन्होंने क्या किया, अभी स्वतंत्र रूप से, मतलब अलग अलग 2 पौधों पर इन्होंने काम किया। रॉबिन्स ने मक्का या मेज के ऊपर और कोटे ने मटर यानी पी के ऊपर काम किया। तो इन्होंने इन दोनों प्लांट्स के मूल शिखागर लिए यानी रूट एपेक्स लिए और उनका कल्चर या संवर्धन किया और सीमित अवधि के लिए यानी कि लिमिटेड पीरियड के लिए इनका कल्चर या संवर्धन करने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद एक नाम आता है वाइट। 1922 यानी 1922 में इसने क्या किया, अभी अकार्बनिक लवण यानी इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स होते हैं, खमीर निष्कर्ष यानी यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है, और सुक्रोज युक्त द्रव माध्यम यानी लिक्विड मीडियम के अंदर टमाटर होता है। टमाटर का बॉटनिकल नेम क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। इसके मूल शिखागर यानी रूट एपेक्स इसने सेपरेट कर लिया और उसका सतत रूप से लंबी अवधि तक संवर्धित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, कंटिन्यूअस कल्चर बनाया लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबी अवधि के लिए, ठीक है, और उसमें इसने सफलता प्राप्त की या ये सक्सेस हुआ। उसके बाद कोगल का नाम आता है 1934 में इसने बताया कि वेंट के द्वारा 1926 में जो वृद्धि पदार्थ या ग्रोथ सब्सटेंस खोजा गया था या डिस्कवर किया गया था वो वास्तव में IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड था। तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है
इसका नाम बताने या वृद्धि पदार्थ या ग्रोथ सब्सटेंस जो है इसका केमिकल नेचर या रासायनिक प्रकृति बताने का जो कार्य है वो कोगल ने किया था 1934 में। उसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम आता है स्नो। 1935 1935 में इसने इंडोल एसिटिक एसिड की क्षमता को प्रदर्शित किया था। इसने ये बताया था कि इंडोल एसिटिक एसिड को अगर हम माध्यम के अंदर डाल देते हैं और एधा या कल्चर जो है एधा या कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी या सक्रियता को स्टिमुलेट किया जा सकता है या उत्तेजित किया जा सकता है। तो इंडोल एसिटिक एसिड एधा या कैम्बियम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। और एधा का काम क्या होता है अभी? लगातार समसूत्री विभाजन करना या माइटोटिक डिविजन्स करना, क्योंकि ये एक तरह का मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक है, ठीक है। और ये नए उत्तकों का निर्माण जो है या नई सेल्स का फॉर्मेशन जो है ये करता है। उसके बाद 3 वैज्ञानिक आते हैं अभी, वाइट, नोबेकॉट एंड गाउथर्ट। 1939 में 1939 में इन्होंने साथ साथ काम किया, लेकिन स्वतंत्र रूप से, यानी अलग अलग पौधों के ऊपर काम किया। वाइट ने टमाटर के ऊपर काम किया, नोबेकार्ट ने सैलिक्स कैप्रिया के ऊपर काम किया और गाउथर्ट ने पॉपुलस नाइग्रा के ऊपर काम किया, ठीक है। तो इन तीनों प्लांट्स के कैलस संवर्धन यानी कैलस कल्चर को लंबी अवधि के लिए स्थापित करने, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए इसको एस्टैब्लिश करने में सफलता जो थी वो प्राप्त की थी। उसके बाद नोबेकॉट ने 1939 में ही 1939 में ही गाजर जो प्लांट होता है, यानी डॉकस कैरोटा इसको बोल देते हैं, कैरेट, उसके कैलस संवर्धनों में मूल विभेदन को देखा, ठीक है। कैरेट के कैलस कल्चर में डिफरेंशिएशन या विभेदन हुआ, किसका? मूल का, यानी रूट सिस्टम जो था वो डेवलप हुआ था। तो उसको सबसे पहले नोबेकॉट ने 1939 में देखा था। उसके बाद फिर वाइट का नाम फिर से आता है। 1939 में इन्होंने तंबाकू या टोबैको का जो प्लांट है उसमें प्ररोह संवर्धन जो होता है उसका, यानी जो शूट कल्चर होता है, ठीक है, उसमें सफलतापूर्वक पर्णीय प्ररोह कलिकाओं को प्रेरित किया, ठीक है। शूट कल्चर करवाया तंबाकू का वाइट ने, और इस कल्चर के अंदर जो पर्णीय प्ररोह कलिकाएं हैं, यानी लीफी शूट बड्स जो होती हैं, उनके फॉर्मेशन को या उनके डेवलपमेंट को इंड्यूस किया था या स्टिमुलेट किया था वाइट ने। सिंस 1939 इट वाज पॉसिबल टू कल्चर, 1939 तक निम्न को संवर्धित करना या कल्चर करना संभव हो चुका था, ठीक है। सबसे पहले आता है भ्रूण या एम्ब्रियो को संवर्धित करना संभव हो चुका था। वान ओवरबैक ने 1941 में इसको डिटेल में या विस्तार के अंदर समझाया था। इसके अलावा एकल पृथक्कृत कोशिका, ठीक है, सिंगल आइसोलेटेड सेल जो है उसका कल्चर करना संभव हो चुका था। मुयर ने 1954 में इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा निलंबन संवर्धनों को स्थापित करना भी संभव हो चुका था, यानी जो सस्पेंशन कल्चर्स हैं उनको भी एस्टैब्लिश करना जो है वो पॉसिबल हो चुका था। स्टीवार्ड एंड शेंड्ज ने 1955 में इसको डिटेल में या विस्तार के अंदर समझाया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम आता है डॉब्सन। 1942 में इन्होंने क्या किया? अभी पादप उत्तक संवर्धन की क्षमता के बारे में बताया कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है उससे कृत्रिम रूप से महत्वपूर्ण जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनका बायोसिंथेसिस या जैव संश्लेषण करने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। उसको ये इन्होंने प्रदर्शित किया था डॉब्सन ने, ठीक है। और ये भी बताया कि जैविक महत्व के या वाइटल इंपॉर्टेंस के, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं या जो द्वितीयक मेटाबोलाइट्स हैं उनका उत्पादन जो है वो पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा किया जा सकता है। तो ये डॉब्सन ने 1942 में बताया था। उसके बाद 2 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, मिलर एंड स्कूप। 1955 में इन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर कार्य किया था। मिलर की बात करें तो इसने एक पादप ग्रोथ हार्मोन की खोज की थी जिसका नाम था काइनेटिन। मिलर एंड स्कूग इन दोनों ने मिलकर फिर तंबाकू उत्तक संवर्धनों का उपयोग किया, ठीक है। टोबैको जो टिश्यू कल्चर्स हैं उनका यूज करके अंग निर्माण के हार्मोन द्वारा नियंत्रण की अवधारणा का प्रदर्शन किया। इसने ये बताया कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस है या अंग निर्माण है
यानी रूट सिस्टम का फॉर्मेशन या शूट सिस्टम जो है जिसमें लीव स्टेम का जो निर्माण है उसको हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें दो हार्मोन्स का उपयोग जो है वो आजकल हम लोग करते हैं इसको नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से? साइटोकाइनिन और ऑक्सिन्स। उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है स्टीवार्ड, 1958 1958 में इन्होंने एक कायिक कोशिका यानी जो सोमैटिक सेल है उसके अंदर इन्होंने बताया कि एक अंतर्निहित क्षमता होती है। ठीक है, या उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है एक सोमैटिक सेल के अंदर कि वो संपूर्ण पौधे का विकास कर सकती है, यानी होल प्लांट जो है उसको डेवलप कर सकती है। तो उसको स्टीवार्ड ने सबसे पहले प्रकट किया था। तो इसका मतलब स्टीवार्ड ने क्या प्रकट किया कि कोशिकाएं जो हैं उनमें पूर्ण शक्तता उपस्थित होती है, यानी टोटी पोटेंसी जो होती है सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स में, उसको सबसे पहले प्रदर्शित किसने किया था? स्टीवार्ड ने 1958 में किया था। उसके बाद दो वैज्ञानिक आते हैं, स्टीवार्ड का नाम फिर से आ गया, स्टीवार्ड एंड रिनट। 1958 में 1958 में ही इन्होंने गाजर के संवर्धनों में कायिक भ्रूणजनन को देखा। जो कैरेट के कल्चर्स होते हैं, ठीक है, उसमें कायिक भ्रूणजनन या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया। ठीक है, कायिक कोशिका से अगर भ्रूण बन जाए तो उसको कायिक भ्रूण बोल देते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल से जो एम्ब्रियो बनेगा उसको सोमैटिक एम्ब्रियो बोलेंगे, और इसको सबसे पहले स्टीवार्ड एंड रिनट ने 1958 में देखा था। उसके बाद मोरेल का नाम आता है 1960 के अंदर। इन्होंने विभज्योतक संवर्धन के द्वारा रोग मुक्त या रोगजनक मुक्त ऑर्किड पौधों का उत्पादन किया। मेरिस्टेम कल्चर इन्होंने करवाया। ठीक है, और पैथोजन फ्री, मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर पैथोजन सर्वाइव नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस टिश्यू को लेकर इन्होंने संवर्धन करवाया, कल्चर करवाया। तो जो पौधा विकसित होगा, है ना, ऑर्किड के पौधे इन्होंने विकसित किए, ऑर्किड का जो पौधा विकसित होगा उसके अंदर रोगजनक या पैथोजन नहीं होगा। ठीक है, और इस पद्धति का बाद में अनेक पौधों की जातियों में उपयोग किया गया। ठीक है, तो आजकल भी इस टेक्निक का जो यूज़ है वो किया जाता है डिजीज फ्री प्लांट्स या रोगमुक्त पौधे विकसित करने में। तो मोरेल ने 1960 में इसकी शुरुआत जो थी वो की थी। उसके बाद दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, गुहा एंड माहेश्वरी। 1964 में 1964 में इन्होंने एक प्लांट डटूरा इनॉक्सिया के ऊपर काम किया। इन्होंने क्या किया अभी, इसके परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स या परागकोश यानी एंथर्स जो लिए और उनका संवर्धन या कल्चर करवाया, और उससे क्या बनाया अभी, अगुणित भ्रूण या हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाए, और फिर इन हैप्लॉइड एम्ब्रियो से आगे क्या बनाया अभी, अगुणित पौधे या हैप्लॉइड प्लांट जो थे वो डेवलप किए या उनके निर्माण को प्रेरित या इंड्यूस किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद कॉकिंग का नाम आता है 1960 के अंदर। तो इन्होंने एक प्लांट के ऊपर काम किया जिसका नाम है टमाटर यानी लाइकोपर्सिकम एस्पुलेंटम। तो इन्होंने क्या किया, इसके मूल शिखागर लिए, ठीक है, यानी रूट एपेक्स लेके, और उससे प्रोटोप्लास्ट के एंजाइमेटिक पृथक्करण को प्रदर्शित किया। तो मूल शिखागर या रूट एपेक्स को इसने दो एंजाइमों से उपचारित करवाया। ठीक है, पैक्टिनेज और सेलुलेज। तो इन दोनों एंजाइमों के द्वारा जब हम पादप की कोशिकाओं को उपचारित करवाते हैं तो हमें प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करने को प्रदर्शित करना किसने किया, कॉकिंग ने 1960 के अंदर। उसके बाद पॉवर का नाम आता है 1970 के अंदर, 1970 में। तो उन्होंने क्या किया, अभी प्रोटोप्लास्ट संलयन का विचार दिया था सबसे पहले कि प्रोटोप्लास्ट जो हैं अलग अलग जातियों के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनका फ्यूजन या संलयन करवाया जा सकता है। तो ये विचार पॉवर ने दिया था 1970 के अंदर, और आजकल प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद टेकेबे का नाम आता है 1971 1971 में। इन्होंने क्या किया, अभी तंबाकू जो है, टोबैको का जो प्लांट होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इसने तंबाकू की पर्णमध्योतक कोशिकाएं ली, ठीक है, यानी मीजोफिल सेल्स लिया, लीफ की सेल्स जो थी उसको अलग कर लिया, और फिर उनसे प्रोटोप्लास्ट प्राप्त किए। ठीक है, और फिर प्रोटोप्लास्ट से पौधों के निर्माण में सफलता प्राप्त की। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट का इन्होंने कल्चर करवाया मीडियम के ऊपर, माध्यम के ऊपर, और उससे पौधे जो थे या प्लांट जो थे वो डेवलप करने में सफलता जो थी वो प्राप्त की थी टेकेबे ने 1971 में। 1971 के बाद से जो अंतरा जातीय व अंतरावंशीय संकरणों के उत्पाद की अनेक रिपोर्ट जो है वो उपलब्ध हैं। ठीक है, यानी इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक जो हाइब्रिड्स हैं
उनका प्रोडक्शन जो है वो 1971 के बाद किया जाने लगा और उसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं भोजवानी एंड राजदान 1983 के अनुसार। उसके बाद 2 वैज्ञानिक और आते हैं अभी, हींज एंड मी 1969 जो है 1969 हींज के लिए है और मी जो है वो 1971 1971 जो है वो मी के लिए है। तो इसने अवलोकन किया किसका, काइक्लोनिया विविधों का यानी सोमा क्लोनल जो वेरिएंट्स होते हैं उनका इन्होंने अवलोकन किया, निरीक्षण किया, ठीक है। और इनके अवलोकन से बहुत सारे जो शोधकर्ता हैं या बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे उनको इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है, उनको एनकरेज किया ताकि वो सोमा क्लोनल वेरिएशंस की डायरेक्शन में काम कर सकें, ठीक है, और उन्हें वांछित लक्षणों युक्त किस्में जारी करने की अनुमति दी। जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स युक्त जो वेराइटीज हैं जो कि सोमा क्लोनल वेरिएशन से डेवलप की गई थी उनको जारी करने की या उनको रिलीज करने की मार्केट के अंदर अनुमति जो थी वो प्रदान की थी। तो ये 2 वैज्ञानिक जो है इनका सोमा क्लोनल वेरिएशंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान जो है वो रहा है। उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम आता है रेडन बफ 1984 में उन्होंने क्या किया अभी, कृत्रिम बीज बनाने की शुरुआत जो थी इसने की थी। तो कृत्रिम बीजों के उत्पादन की दृष्टि से यानी जो आर्टिफिशियल सीड है या सिंथेटिक सीड बोल देते हैं इसको, उसके प्रोडक्शन की दृष्टि से कायिक भ्रूणों का कैप्सुलीकरण किया। तो सोमैटिक एम्ब्रियोस ने लेके उसके ऊपर जेल की परत चढ़ा के कैप्सुलीकरण कर दिया और उसको सिंथेटिक सीड या कृत्रिम बीज कहा गया। उसके बाद 2 वैज्ञानिकों के नाम 3 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं एक्चुअल में, किट्टो एंड जेनिक 1985 और ओव के लिए आता है 1986। इन्होंने सफलतापूर्वक अनुवंशिक रूपांतरण का प्रदर्शन किया, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सक्सेसफुली इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, उसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। तो इन्होंने किया क्या अभी, फायरफ्लाई लूसीफेरेज जीन होता है एक, ठीक है, रूपांतरण किया या ट्रांसफर किया इस फायरफ्लाई लूसीफेरेज जो जीन होता है, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है उसको इसने स्थानांतरित किया किसके अंदर, तंबाकू के अंदर, और फिर क्या बनाया, पराजेनिक तंबाकू यानी ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट्स जो थे वो ऑब्टेन किए थे, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने की जो शुरुआत है वो किट्टो, जेनिक एंड ओ के द्वारा की गई थी। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन का इतिहास। तो इसके अंदर कुछ वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें लेविस या लुइस न्यूडसन आता है 1922 में ऑर्किड में प्रथम कृत्रिम भ्रूण अंकुरण किया, ठीक है। इसने ऑर्किड पौधे इसने क्या किया अभी, ऑर्किड का जो प्लांट होता है उसमें सबसे पहले कृत्रिम भ्रूण विकसित किया, ठीक है, यानी जो आर्टिफिशियल एम्ब्रियो है या सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप किया ऑर्किड के अंदर और उसका अंकुरण करवाया या जर्मिनेशन करवाया और जर्मिनेशन से क्या बना भी, न्यू प्लांट या नया पौधा जो था वो विकसित करवाया। अर्थात कृत्रिम भ्रूण संवर्धन का जो आविष्कार है या आर्टिफिशियल एम्ब्रियो कल्चर का जो खोज है, ठीक है, वो किसके द्वारा की गई थी, लुइस न्यूडसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा इसने ऑर्किड के जो सीड्स होते हैं या बीज होते हैं उनका गैर सहजीवी अंकुरण भी करवाया, नॉन सिम्बायोटिक जो जर्मिनेशन है इन ऑर्किड बीजों का वो करवाया और नए प्लांट्स जो थे वो डेवलप किए थे। उसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम आता है गैबिनो रोटर 1949 में इसने प्रथम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया, ठीक है। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सोमैटिक जो या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो था वो सबसे पहले गैबिनो रोटर ने किया था, ठीक है। इसने फेलिनोप्सिस एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, उसकी जातियों और संकरों, उसकी स्पीसीज और उसके जो हाइब्रिड्स होते हैं उनके कायिक प्रवर्धन की जो एक विधि थी वो विकसित की थी, उनके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक मेथड जो थी वो गैबिनो रोटर के द्वारा विकसित की गई थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम आता है FC स्टीवार्ड 1959 के अंदर इसने गाजर के अंदर यानी कैरेट के अंदर प्रथम कायिक भ्रूण जनन या फर्स्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो था वो किया था। तो इसने शुरुआत कर दी थी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की FC स्टीवार्ड ने। उसके बाद 3 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं अभी, FC स्टीवार्ड, MO मेप्स एंड K मियर्स 1959 में इसने संवर्धित कोशिकाओं की वृद्धि और संगठित विकास के बारे में बताया था। जो कल्चर्ड सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ किस प्रकार से होती है, उनकी वृद्धि किस प्रकार से होती है, और संगठित विकास यानी ऑर्गेनाइज्ड जो डेवलपमेंट होता है टिश्यूज का
उसके बारे में इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए थे। ठीक है, तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।